हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 3 अचीवर्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज हम लगातार ला रहे हैं। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे, मौर्य एम्पायर के बारे में बताएंगे, फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके परीक्षा से संबंधित हो। ठीक, चलिए आराम से समझते चलते हैं। भारत इतिहास का अगला टॉपिक हमारा है, और अगला टॉपिक जो हमारा है ये मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। ठीक, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा। ये आज मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो इस नंबर 1 स्थापना में ऐतिहासिक स्रोत इसके कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये जो प्रमुख पुस्तकें थी जिसमें मौर्य वंश के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया, बताया गया है। ये एकदम एक्यूरेट डाटा दिया है और इससे हमें एकदम एक्यूरेट डिटेल जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य कैसे बना, क्या इसकी स्थापना हुई और कैसे कार्यशैली थी। ठीक, चलिए नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य 2322 से 298 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना करने वाले महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इन्होंने एक भारत, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, इन्होंने किसी साम्राज्य प्रांत के लिए नहीं, इन्होंने संपूर्ण भारत एक राष्ट्र के लिए इन्होंने काम किया था। स्थापना इन्होंने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ठीक, साथ ही साथ कहा गया कि सेल्यूकस से युद्ध जब 305 ईसा पूर्व में इन्होंने किया, तो सेल्यूकस निकेटर को हराया और संधि के तहत एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया और पेरोपेमिसदाई क्षेत्र प्राप्त किए। ये 5 प्रांत इन्होंने सेल्यूकस से प्राप्त किए थे, क्योंकि सेल्यूकस जो है इनसे हार गया था। और बदले में अपनी पुत्री का भी विवाह सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का भी विवाह इनसे कर दिया था। किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। ठीक, मेगास्थनीज का आगमन, सेल्यूकस का राजदूत, सेल्यूकस जब हार गया तो उन्होंने राजदूत को भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज था। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। तो सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र आए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका लिखा, इस इंडिका नाम रखा है। ठीक, इंडिका नामक पुस्तक लिखी इसके दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्होंने इसमें मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, ये सारी चीजों का विस्तृत वर्णन दिया। अंतिम समय जैन मुनि भद्रबाहु जैन धर्म की दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक थे, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट थे। कई बड़े बड़े प्रांतों, ईरान तक इन्होंने कब्जा किया। तो साथ ही साथ ये भी है कि लास्ट पीरियड में इन्होंने क्या किया, ये या मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया था तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र थे। भद्रबाहु दिगंबर और स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के थे, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, भद्रबाहु के साथ ये क्या किए, मगध से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और वहां पे संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना मतलब बिना भूख पानी खाना के तप कर रहे थे, उसी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और एक विशाल संपूर्ण भारत का निर्माण किया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार इसके बाद शासक बने। इसके बाद शासक कौन बने? बिंदुसार। बिंदुसार कहा जाता है, इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सभी लोग जानते हैं। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, और इनकी माता का नाम दुर्धरा था। क्या नाम था? दुर्धरा। दुर्धरा था। ये घनानंद की बेटी थी। ये घनानंद की बेटी थी। ये घनानंद की पुत्री थी। कौन? दुर्धरा। और दुर्धरा इनकी माता थी बिंदुसार की। ठीक, तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पहली बार सिजेरियन से जो बच्चा हुआ वो ये हुआ। सिजेरियन मतलब कि ऑपरेशन से सबसे पहली बार पैदा होने वाला बच्चा बिंदुसार था भारत में। मतलब प्राचीन काल के अनुसार देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा का बेटा जो बना बिंदुसार, और उसकी डिलीवरी कैसे हुई थी? सिजेरियन विधि से हुई थी, ऑपरेशन से हुई थी। ठीक, बिंदुसार। अब देखिए फैक्ट पॉइंट इसमें क्या है। उपाधि एवं राजनीतिक संबंध क्या थे बिंदुसार जी के? तो बिंदुसार के उपाधि यूनानी लेखकों द्वारा अमित्र घात तथा पुराणों में से वारिशार कहा गया। यूनानी लेखकों ने अमित्र घात कहा और पुराणों में इन्हें वारिशार कहा। ठीक, विदेशी नीति, सीरियाई सम्राट एंटियोकस प्रथम से इन्होंने मदिरा, सूखी अंजीर एवं दार्शनिक की मांग की। सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक फिलोसफर इनकी मांग की। ठीक, तो इन्होंने दार्शनिक को छोड़कर सभी वस्तुएं भेजी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा कोई।
अपने देश का फिलोसफर उन्होंने नहीं भेजा और सारी चीजें भेज दी। विदेशी राजदूत के पीरियड में कौन आया, तो सीरिया के डाइमेकस तथा मिस्र के टॉलमी सेकंड डायोनीसियस बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो ये लोग भारत में बिंदुसार के दरबार में ये विदेशी आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियां इनकी कैसी थी, तो धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियां, धार्मिक संप्रदाय बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके दरबार में आजीवक विद्वान पिंगल वत्स रहते थे। कौन रहते थे, पिंगल वत्स एक आजीवक संप्रदाय था, ये इसके अनुयायी थे। तक्षशिला विद्रोह, तक्षशिला में हुए जन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र सुसीम फिर उसके बाद अशोक को भेजा था। तक्षशिला में थोड़ा विद्रोह हो गया था तो वहां पे उन्होंने भेजा था। मंत्रिपरिषद, बिंदुसार की मंत्रिपरिषद का प्रधान खल्लाटक था। पेपर में दोस्तों आ चुका है ये क्वेश्चन आ चुका है। बिंदुसार के दरबार में खल्लाटक किसे कहा जाता था, तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता था, चीफ होता था, उसे खल्लाटक कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेपर में भैया आ चुका है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख किसे कहते हैं, तो खल्लाटक को मंत्रिपरिषद का प्रमुख कहा जाता है, खल्लाटक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सम्राट अशोक, फिर उसका सम्राट अशोक शासक बने 269 से 232 ईसा पूर्व। भैया बहुत लोग बने, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनके बारे में ज्यादा बताया गया, जिन्होंने काम किया। ठीक, तो सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध एवं धर्म परिवर्तन, ये भी महान सम्राट थे, महान शासक थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इनके मन में अचानक बहुत बड़ी चेंजिंग आई। कलिंग युद्ध, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में अवंती उज्जैनी के राज्यपाल बनाए गए। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा और राज्याभिषेक 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। जिनका राज्याभिषेक हुआ उसके 8 साल में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसका उल्लेख 13वें बृहद शिलालेख में बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस उल्लेख में, तो 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक, बौद्ध धर्म अपनाया, युद्ध के नरसंहार से द्रवित होकर उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। ठीक, युद्ध नरसंहार, युद्ध का इतना देखा, इतना आदमी मर गया, इसके अंदर परिवर्तन आ गया, अरे ज्यादा इतना आदमी मर गया, जिसकी वजह से वो द्रवित होकर उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया। ये धर्म अलग अलग इनके कुछ न कुछ वो होते थे बौद्ध धर्म में, तो उन्होंने इसकी वजह इसको, इसकी वजह इसको अपनाया, तो उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया था। ठीक, सम्राट अशोक ने। चलिए नेक्स्ट वन देखो, सम्राट अशोक, देखो इसलिए भारत का अशोक स्तंभ है ये, अशोक स्तंभ है ये, 24 तीलियां हैं, तो सांड है, शेर है, तो ये मतलब सांड है, बाल है, ऊपर शेर बना हुआ है, तो अशोक स्तंभ जो है तो सम्राट अशोक से ही लिया गया सारनाथ का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेख व अभिलेख, अशोक के शिलालेख व अभिलेख, तो अशोक ने अशोक के शिलालेख 14 बृहद शिलालेख और 7 स्तंभ लेख, अनेक लघु शिलालेख थे। 14 बृहद शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और अनेक लघु शिलालेख प्राप्त हुए। लिपि व भाषा इनकी कैसी थी, तो लिपि व भाषा, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक के स्तंभ में लेख लिखे गए किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी, ग्रीक व आर्मेक लिपि प्रयुक्त हुई। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भारत में जो साक्ष्य मिले, पश्चिम में खरोष्ठी, ग्रीक व आरामिक लिपि प्रयुक्त की गई, लेकिन ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखे गए। खोज व अध्ययन 1750 में टिम्फे थिलर ने सबसे पहले अभिलेखों की खोज की तथा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। 50 बार क्वेश्चन आ चुका भाई मेरे, इसको बहुत अच्छे से देख लेना कि अशोक के शिलालेखों को कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक, मास्की व गुर्जराभिलेख, इनमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है, अन्य में देवनाम। ठीक, इसमें मास्की व गुर्जराभिलेख में अशोक का रियल नेम अशोक मिलता है और अन्य में देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए लिपि कैसी है। ठीक, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार इसको पढ़ा था। मौर्य प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उस समय, अगर उस समय बात की जाए मौर्य प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, साप्तांक सिद्धांत,
कौटिल्य के अनुसार 7 अंग थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। राजा प्रशासनिक तंत्र का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा जो है प्रशासनिक तंत्र का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उन्होंने 7 अंग बताए थे। सबसे पहले राजा आएगा, राजा के बाद अमात्य आएंगे, अमात्य के बाद जनपद आएगा, जनपद के बाद दुर्ग आएगा, दुर्ग के बाद कोष आएगा और कोष के बाद दंड, दंड के बाद मित्र। ठीक, तो 7 अंग सप्तांग सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा सप्तांग सिद्धांत किस शासन काल से संबंधित है? तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। ठीक, सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट, तीर्थ एवं अध्यक्ष प्रशासन है तो 18 उच्च अधिकारी तीर्थ महामात्र तथा 26 विभागाध्यक्ष थे, जैसे समाहर्ता, राजस्व एकत्रक जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष जो पैसा रखता था मतलब कोष में उसको कहता था सन्निधाता। ठीक, नेक्स्ट, प्रांत विभाजन। अशोक के समय में 5 प्रांत थे: उत्तरापथ, दक्षिण उत्तरापथ जो था उत्तर की जो रास्ता जा रहा वो तक्षशिला, दक्षिणापथ जो जा रहा था वो सुवर्णगिरी जा रहा था। ठीक, अवंती उज्जैनी जा रहा था, प्राच्य पाटलिपुत्र व कलिंग तोसली जा रहा था। ठीक, तो ये प्रांत विभाजन थे, 5 प्रांतों में विभाजित हुआ था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और साथ ही साथ ये आपका कलिंग व ये सब अलग अलग प्रांतों के नाम से 5 तरह के रास्ते बनाए गए थे। प्रांतीय विभाजन किया गया था ना, इकट्ठा अकेले मैनेज करना आसान नहीं है, तो प्रांतों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियां बनाई गई थी। पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन के लिए 6 तरह की समितियां बनाई गई थी। दोस्तों, पहली समिति 5 सदस्य थे। इसमें औद्योगिक व शिल्प कलाओं का निरीक्षण व नियंत्रण होता था। इसका मुख्य कार्य होता था जितने इंडस्ट्री टाइप के मतलब छोटे लघु उद्योग, ठीक है, वो शिल्प कला जो चित्रकारी करते थे उनको निरीक्षण करना और उनको नियंत्रण पे कंट्रोल करना। ठीक, कि बेईमानी ना हो, गलत तरीके से ना बनाया जाए। दूसरी समिति जो थी उसमें 5 सदस्य थे, सभी में 5 सदस्य थे। विदेशियों की देखरेख, भोजन व आवास की व्यवस्था करना। दूसरी समिति ऐसी थी, 5 लोग थे। कहा गया अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति आता है तो उनकी आप देख रेख, उनके लिए रहने खाने का व्यवस्था आपको करना है। ठीक, जिसकी वजह से लोगों को जब वहां पे जाएं तो हमारे देश की तारीफ ही करें। ठीक, तीसरा है तीसरी समिति, 5 सदस्य होते थे। जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जनगणना लेखा जोखा करना। बताओ उस समय जनगणना लेखा जोखा करना अशोक के समय में कहा गया कि एक मतलब 5 सदस्यों बनाए गए। कोई व्यक्ति खत्म हो रहा है, मर रहा हो तो उसका एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे प्रांत की राजधानी कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, कितने लोग खत्म हुए, कितने लोग पैदा हुए। तो ये सारी चीजें लेखा जोखा रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस वंश में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता था, तो मौर्य वंश। ठीक, नेक्स्ट, चतुर्थ समिति 5 सदस्य होते थे। व्यापार, वाणिज्य एवं माप तौल के साधनों का निरीक्षण। जितने भी व्यापारी वर्ग थे उनमें माप तौल होता था, इसमें चोरी चकारी होती थी ना, तो इसको मैनेज करना। ठीक, पांचवी समिति, पंचम समिति 5 सदस्य थे। निर्मित वस्तुओं के विक्रय व मिलावट की जांच करना। कोई व्यक्ति जो वस्तु निर्मित कर रहा है उसको बेचने जा रहा मार्केट में, पता चले कि हाँ रियल है कि मिक्स करके बेचा जा रहा है। अगर ऐसा प्रावधान है, अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, मिक्स करके बेच रहे हैं, मिलावट करके बेच रहे हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है, तो मतलब ये जांच करना है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है कि हमारे प्रांत, हमारे राज्य का नाम खराब हो। ठीक, छठी समिति 5 सदस्य। बिक्री कर, विक्रय मूल्य का 1/10वां भाग वसूलना। कि जैसे मान लो हमने 1000 रुपए का सामान बेचा, निर्यात किया, तो हमने 1000 रुपए जो सामान बेचा तो उसका 1/10 भाग, मतलब कि 1000 में 100 रुपया जो है वो आप राजस्व में देंगे। ठीक, जो भी कमाई होगी 1000, 10,000, 100 रुपया होगी तो आपको 10 रुपया राजस्व में देना होगा। ठीक, तो यह छठवीं समिति थी जो ये देखते थे जो व्यक्ति विक्रय कर रहा है, माल बेच रहा है। ठीक, आगे चले। आर्थिक स्थिति एवं भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो आर्थिक स्थिति एवं भू राजस्व व्यवस्था तो 1/6 मानक भू राजस्व दर थी। 1/6 मतलब राज की भूमि जो होती थी उसे सीता कहा जाता था। जो राज की भूमि होती थी, राजा की भूमि होती थी, उसे सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था जिसकी देखरेख सीताध्यक्ष करता। जैसे आज की डेट में कहते ग्राम समाज है जमीन, नगर निगम जमीन है, ग्राम समाज जमीन है, सरकारी जमीन है। उसी तरह जो जमीन सरकारी भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था, जिसकी देखरेख के लिए सीताध्यक्ष रखा गया था। ठीक, प्रमुख कर क्या थे? भाग। पहला कर था भाग, जिसका नाम था भाग। ठीक, पहला जो कर था जिसका नाम था भाग, यह उपज का 1/6 भाग, 1/6 मतलब जैसे 4 कुंटल अगर गेहूं हुआ
4 क्विंटल आपका गेहूं हुआ तो 4 का 1/6, तो 1/6 कितना होगा, तो लगभग अगर देखा जाए 4 क्विंटल में 400 केजी हुआ तो 36 और 4 36, तो 400 केजी में लगभग कितना हमें 66 किलो आपको देना है। ठीक, 400 किलोग्राम अगर हुआ, 4 क्विंटल हुआ, 400 किलोग्राम में 1/6, तो इसको डिवाइड कर दो तो 66 किलो, 4 क्विंटल में 66 किलो आप हमें देंगे। ठीक, 10 क्विंटल हो, जितने भी हो। तो दूसरा कर होता था बलि, एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक, आप किस रिलीजन से उससे संबंधित था, धार्मिक कर। एवं हिरण्य जो नगद कर था कि आपकी कमाई कैसे क्या है, तो आपको कर के रूप में देने देना। मुद्रा प्रणाली, मौर्य काल की मुख्य प्रमाणिक चांदी की मुद्रा पण थी जो 3/4 तोले के बराबर थी। इसकी जो प्रमुख मुद्रा थी चांदी थी जो 3/4 तोले के बराबर थी। ठीक, व्यापारिक मार्ग, तो उत्तरापथ प्रमुख व्यापारिक मार्ग था जो ताम्रलिपि से पुरुषपुर यानी पेशावर तक जाता था। जो पेशावर आज पाकिस्तान में है उसका पहले नाम था पुरुषपुर। ठीक, तो उत्तरापथ होते हुए माल जो है वो जाता था मिल सेल होने के लिए। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये देखिए मौर्यकालीन स्थापत्य कला, तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला, राजप्रसाद कुम्रहार पाटलिपुत्र से चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के विशाल महल के अवशेष मिले। फाहियान ने इसे देव निर्मित बताया, फाहियान ने इसे देव निर्मित बताया। ठीक, फाहियान ने क्या बताया, देव निर्मित बताया। एकाश्मक स्तंभ, एकाश्मक स्तंभ क्या, अशोक द्वारा निर्मित चमकदार ओपनी पॉलिश वाले बलुआ पत्थर के एकाश्मक स्तंभ मौर्य काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। स्तंभ यानी कि पिलर बनाए जाते थे चमकदार। ठीक, स्तूप निर्माण, अशोक ने परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, जिनमें सांची का स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध था। जिसमें देखो ये देखिए सांची का स्तूप बना हुआ है, सांची का स्तूप जो है सबसे प्रसिद्ध था। गुफा स्थापत्य, अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने गया में आजीविक संप्रदाय के लिए बराबर व नागार्जुन पहाड़ी में गुफाएं, सुदामा व कर्ण चौपार कटवाई, गुफाओं का निर्माण भी किया। ठीक, तो अशोक ने काफी कुछ काम किया जो काबिले तारीफ था। ठीक, भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का पतन और उसके कारण क्या रहे, लास्ट पॉइंट है। तो मौर्य साम्राज्य का पतन का अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ, अंतिम शासक थे बृहद्रथ। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम सम्राट शासक बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की और शुंग वंश की स्थापना हुई। किसकी, शुंग वंश की स्थापना हुई। अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रीत जैसे कई शासक हुए लेकिन निर्बल थे, उनके अंदर क्षमता नहीं थी। विशाल साम्राज्य को नियंत्रित ना कर पाए लोग, विशाल साम्राज्य था रजिस्टर नहीं कर पाए। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण था, अर्थात दूरस्थ प्रांतों पर केंद्र नियंत्रण कमजोर होने से प्रांत गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब जो काम आपको सेंट्रल मतलब यहाँ पे आके करना है, जो बड़े बड़े प्रांत थे तो वहां पे जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहां के गवर्नरों को पावर नहीं दी गई थी कि तो आप ऐसा करो, आप डिसीजन ले लो। आपको गवर्नरों को जो हुआ यहाँ पे बताओ आके, तो गवर्नर ने कहा हटाओ, स्वतंत्र करो, हटाओ, छोड़ो, कहाँ इतनी दूर जाओ। ठीक, आर्थिक संकट व अहिंसक नीति, अत्यधिक दान व विशाल सेना अधिकारियों के खर्च में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। अति अहिंसक नीति से सैन्य क्षमता छीन हुई। मतलब देखा जाए तो अत्यधिक दान, बहुत दान किया जाता था, दान दक्षिणा होता था, सेना रखी जाती थी, खाना कपड़ा रहना बहुत खर्च होता था, और इससे वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, पैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, और अति अहिंसक नीति से सैन्य क्षमता छीन हुई। मतलब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अति अहिंसक युद्ध नहीं लड़ोगे तो एक सेना के अंदर ताकत कहां रहेगी, छीन हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों ये रहा हमारा मौर्य साम्राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके परीक्षा संबंधित है। और ये देखो पढ़ाने को तो भी पढ़ाया जाए तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें सिलेक्टेड चीजें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं आपको वही चीज बताई जाएगी जो आपके लिए जरूरी व बेहद अति आवश्यक। ओके दोस्तों, आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आपको पर डे अवेलेबल करा रहे हैं, जो हो पा रहा है जितना अच्छे से अच्छा उतना दिया जा रहा है। ओके, तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।